जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जितने भी जो मेंस के साइंस के क्वेश्चन थे उसको हम लोग यहाँ बाइलिंगुअली देखेंगे। और लेट मी टेल यू अगेन, साइंस व्हेन इट कम्स टू साइंस सिर्फ चारकोल वाला जो क्वेश्चंस था, ठीक है, और दूसरों टीचर वाला बात नहीं, ठीक है, कि बाहर से बैठ के मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। हमने खुद जाके चीजों को देखा है, हमें पता है कि जो साइंस का जो पेपर था सिर्फ एक चारकोल वाला जो था वो आपको पढ़ाया नहीं गया था, वो आपका एक नया क्वेश्चन आपके लिए था। बाकी ए टू जेड क्वेश्चंस, इवन जो डिफिकल्ट इस टाइप के क्वेश्चंस ये एफआरओ में भी आ चुका है, हमने आपको कराया। पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप दरोगा देने वाले हो, अगला 78 या जो आगे आपका 2026 के एंड तक जो दरोगा आ सकता है, नीचे लिंक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। 5 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी डिफिकल्ट तो क्या ही बोले, क्योंकि सब चीज पढ़ाया हुआ था। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन था। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना में से कितना आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सिर्फ 5-5 पेज का आपको एनसीईआरटी का नोट्स दिया था साइंस का। जो केमिस्ट्री का जो नोट्स था उससे ये डायरेक्टली था आपका कॉपर का जो आपका जो धातु कर्म जो होता है मेटलर्जी चैप्टर से। मैं एक मिनट दीजिएगा। जो पढ़े हुए हैं हमसे, देखो डायरेक्ट फिगर के साथ जाके चेक कर लेना। 5 पेज में मैंने खत्म किया था। मैं फिर से कह रहा हूं, कम में मैक्सिमम आउटपुट हमने आपको दिया। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्ट फिगर के साथ आपके नोट्स में है, और 5 पेज में हमने आपका पूरा एनसीईआरटी का केमिस्ट्री खत्म किया। चलिए ये सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसको जल्दी से फिनिश भी करते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट है इसके बाद हम लोग पॉलिटी करेंगे अगले वीडियो। देखिए पहला था कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और एकदम अच्छे से समझ लेना, फिर ही क्वेश्चन रिपीट होगा। ये एफआरओ का क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज करके था, सेम आपका था। तो एकदम ध्यान से समझना, जो पॉइंट एक्स्ट्रा बोलूंगा उसको सुनते हुए चलिएगा, फिर से रिपीट होगा क्वेश्चंस। ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कॉपर का रिफाइनिंग करना है आपको। मेटलर्जी चैप्टर धातु कर्म चैप्टर से है, ठीक है। तो बोला है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जो एनोड जो होता है और जो कैथोड जो होता है, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो किससे बना होता है, ठीक है। 4 आपके ऑप्शन सामने हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है अशुद्ध, जो एनोड जो रहता है वो आपका अशुद्ध कॉपर रहता है, शुद्ध कॉपर रहता है। तो इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा ऑप्शन क्रिएट किया गया था। देखिए अब ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपका रिफाइनिंग होता है, अब ध्यान से 1 मिनट में आप जल्दी से समझोगे इस चीज को, ये हम आपको समझा चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग होता है, सबसे इसमें क्या होगा, जैसे कॉपर का आपको रिफाइनिंग करना है, कॉपर आपको निकालना है, ठीक है, और शुद्ध कॉपर से कॉपर निकालना है। तो यहां क्या होगा, आपका एक सॉल्ट होगा, और सॉल्ट क्या होगा तो याद रखना मेटल सॉल्ट होगा जो आप निकालना चाहते हो। जैसे कॉपर है तो कॉपर भी एक मेटल है, तो कॉपर सल्फेट, या एग्जाम में आपको लिखा हुआ आएगा मेटल सॉल्ट। क्या लिखा हुआ आएगा, मेटल सॉल्ट, ठीक है। कॉपर सल्फेट या मेटल सॉल्ट यहां लिखा आएगा, जो कि आपका क्या होगा, तो वो जो होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये चीज आपको याद रखना है, विद्युत अपघटनी होगा, ठीक है। तो ये जो होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। एक होगा आपका एनोड। अब ये सब चीज समझना है, इसीलिए हमने आपको पढ़ाया भी था ये सब चीजें, ठीक है। एक होगा आपका एनोड और एक होगा आपका कैथोड, ठीक है। एनोड जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, तो इसको हम लोग पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, और जो आपका कैथोड जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। जो आपका एनोड है, एनोड ये बना होता है इम्प्योर कॉपर से, और ये मोटा होता है। यहां ये पतला हो गया है, ये मोटा होगा, ठीक है। इम्प्योर कॉपर से बना होता है, ठीक है, इम्प्योर कॉपर से बना होता है। और जो आपका ये क्या हो गया, आपका एनोड है, एनोड। याद रखना एक एक पॉइंट, फिर रिपीट होगा, ये होगा एनोड। और जो आपका कैथोड है ये नेगेटिव होता है। इसमें जो आपका कैथोड है, ध्यान से देखिएगा, जो कैथोड है आपका, ये जो होगा आपका, ये आपका प्योर कॉपर से होगा। क्या होगा, प्योर कॉपर का स्ट्रिप होता है। ये क्या होता है, मतलब एक पतला स्ट्रिप। तो ध्यान से समझना, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगा उसमें जो एनोड होगा वो प्योर नहीं होगा, वो इम्प्योर कॉपर से बना होगा, और एक मोटा रॉड होगा। इम्प्योर है तो थोड़ा मोटा रहेगा, अशुद्ध है। और जो प्योर जो आपका कैथोड रहेगा, ये क्या आपका कैथोड, ठीक है,
कैथोड ये क्या रहेगा आपका प्योर कॉपर रहेगा, तो कैथोड आपका प्योर कॉपर रहेगा, एनोड आपका इम्प्योर कॉपर रहेगा, और जो आपका ये जो होगा इलेक्ट्रोलाइट जिसको विद्युत अपघटनी जो बोलते हो, ठीक है, दैट मीन्स इसका विद्युत अपघटनी मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक, ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो गया आपका कॉपर सल्फेट और मेटल सल्फेट। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जो ये इम्प्योर कॉपर जो आपका स्ट्रिप है, इससे क्या होगा, कॉपर निकल के क्या होगा आपका प्योर कॉपर पे ये जमा हो जाएगा, मतलब कैथोड पे आपका जमा हो जाएगा, और जो आपका इम्प्योरिटी है वो एनोड के नीचे क्या हो जाएगा, यहां जमा हो जाएगा। समझ के रख लो, फिर ये रिपीट होगा, फिर से मैं यहीं से स्क्रीनशॉट आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, और कॉपर ही क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली लिया गया था, तो कॉपर का जो हम लोग रिफाइनिंग करते हैं उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो एनोड जो होता है क्या होता है, बोलो, इम्प्योर कॉपर का बना होता है। कैथोड क्या होता है, प्योर कॉपर का बना होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जो इम्प्योर कॉपर है वो वहां से निकल के आपका एनोड से निकल के आपका कैथोड पे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और जो आपका एनोड पे कॉपर को छोड़ के और जो इम्प्योरिटी था वो नीचे आपका एनोड के नीचे ही जमा हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है मेटल सॉल्ट या कॉपर सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, या इसी को हम लोग एसिडिफाइड कॉपर सॉल्ट बोलते हैं। तो वही है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो कॉपर जो होता है, द एनोड एंड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिक्रमण में समय उपयोग के लिए किए जाने वाले एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य जो होता है उसमें क्या होता है, तो आपको याद रखना है इम्प्योर कॉपर और प्योर कॉपर और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। दैट मीन्स इम्प्योर कॉपर क्या होगा आपका एनोड होगा, प्योर कॉपर क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट होगा। और जो एफआरओ में आया हुआ था वहां लिखा हुआ था जो आपका जो इम्प्योरिटी होता है, जो अशुद्धि होता है वो कहां जमा हो जाता है, तो एनोड के नीचे हो जाता है, ठीक है, ये आपको करवाया गया है, इवन ये डायग्राम के साथ ये छपा है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये चीज आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगली बार ये पूछा जाएगा तो कर लीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आप अभी जाना, आप ये जो मध्य निषेध का जो आपका प्लेलिस्ट बनाया गया उसमें हमने पूरा का पूरा ये कंसेप्ट समझाया। अब एक चीज ये समझना, अब देखो जो लाख लोग हैं उसके हिसाब से आपका माइंडसेट नहीं करना है, ठीक है। उन लोग क्या बोलेंगे जो टीचर पढ़ाए वो तो एवे नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि हम तो खुद गए थे तो हमको पता है क्या आया नहीं आया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमने आपको रेजिस्टेंस का कंसेप्ट समझाया था, और पैरेलल और आपका सीरीज का मतलब समांतर और श्रेणी क्रम में क्या होता है। देखो कोई भी सर्किट अगर मैं बोलूं कि वो पैरेलल में है, इसका मतलब क्या है सर, अगर कोई भी सर्किट अगर पैरेलल में है दैट मीन्स वो सर्किट में जो भी अप्लायंसेस है, जैसे मान लो ये कुछ भी एक रेजिस्टेंस है, बल्ब है, कुछ भी है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, ये एक है, मान लो ये बल्ब नंबर 1 है और ये बल्ब नंबर 2 है, ठीक है, और यहां मैं एक वोल्टेज दे देता हूं, ठीक है, मान लो 5 वोल्ट में दे देता हूं, ठीक है। देखो तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैसे पता करोगे कि कोई भी सर्किट, ठीक है, रेजिस्टेंस मान लो ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, ठीक है, तो ये दोनों जो है आपका, ठीक है, कैसे पता करोगे कि ये जो है ये वोल्टेज के साथ ये दोनों जो है आपका क्या है, पैरेलल में है, कैसे पता करोगे। हमेशा याद रखना पैरेलल सर्किट में क्या होता है, सिंपल सा रूल याद रखना, वहां करंट जो होता है अनइक्वल होगा, मतलब आपका जितना भी उस सर्किट में इक्विपमेंट लगा हुआ है उसमें सब में करंट अलग अलग जाएगा। जैसे कि आपका घर में क्या है कि पूरा का घर जो होता है पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड होता है, हर एक इक्विपमेंट में उसके हिसाब से, जैसे कि आप देखोगे एसी चल रहा है तो इसमें करंट ज्यादा लेगा ये, ठीक है, मान लीजिए कि आपका ये फैन चल रहा है तो इसमें करंट ये कम लेगा।
तो ध्यान से समझना कि जब भी हम लोग पैरेलल सर्किट का बात करेंगे, जैसे कि ये एक पैरेलल सर्किट है, मान लीजिए अगर यहाँ ये वोल्टेज है और हम करंट यहाँ I लिखते हैं, तो एक करंट तो इसमें जाएगा बल्ब नंबर 1 में और दूसरा करंट जाएगा बल्ब नंबर 2 में। दैट मीन्स करंट का क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। मतलब किसी भी सर्किट में अगर करंट इक्वल नहीं है पूरे उस सर्किट में, दैट मीन्स वो सर्किट आपका पैरेलल में है। अब यहां आइए, जैसे इस सर्किट को हम लोग देखते हैं, यहां है आपका 6 वोल्ट। क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 ओम के रेजिस्टेंस में, ठीक है, कितना करंट आपका जाएगा। देखिए यहां है 6 वोल्ट, हमें नहीं पता अभी कि टोटल में कितना जा रहा है। मैं हर एक चीज आपको समझाऊंगा, एकदम बस ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए तो यहां जो पूछा है कि 10 ओम में आपका कितना करंट आपका जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि ये सर्किट क्या है, तो सर ने अभी समझाया कि ये सर्किट जो है पैरेलल में है। कैसे हमें पता चला, वो इस तरीके से हमें पता चला। देखिए बहुत बारीकी से चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। वो हमें ऐसे पता चला कि मान लीजिए करंट अगर यहाँ I है तो इसमें I1 गया, इसमें I2 गया और इसमें I3 गया। अब इसमें करंट सेम क्यों नहीं जाएगा, सेम इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस अलग है। जैसे जैसे लोड अलग होता है वैसे वैसे करंट अलग होगा, वो हमें ओम्स लॉ से पता चलता है। अब यहां पूछा कि मुझे जो है आपका 10 ओम में कितना करंट जा रहा है, मुझे वो बताना है। तो यहां से सिंपल सी बात है, जब ये जो पूरा का पूरा इक्विपमेंट्स है जो क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है। तो सिंपल सी बात, अगर ये पैरेलल में है, दैट मींस इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 6 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 6 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 6 वोल्ट होगा, ठीक है। तो मुझे किसी का भी करंट मुझे निकालने वो बोलेगा, ठीक है, कोई नहीं समझाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं जो मैं चीज आपको यहां समझा रहा हूं, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है साइंस को पढ़ने का। आप कहीं भी पढ़ते हो, जिस तरीके से मैं साइंस आपको करवा रहा हूं प्रैक्टिकल चीजों से कनेक्ट करके, ये दिमाग में आपका ड्रिल्ड हो जाएगा। एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं गया है साइंस में, सिर्फ वो चारकोल वाला को छोड़ के। अब देखो, तो मुझे पता चल गया कि इसके ये जो 10 ओम है, ये जो 10 ओम है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज में यहां बना देता हूं, कितना है, 6 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना है मेरा, 10 ओम है। अब ये क्या है, V इक्वल टू आई आर होता है, कहां से, ओम्स लॉ से। ये वाला इक्वेशन याद रखिएगा। V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज मुझे पता है 6 है, ठीक है, I मुझे निकालना है तो मैं I यहां लिख देता हूं। R मेरा नीचे आ जाएगा यहां 10, तो I का वैल्यू जो आ जाएगा मेरा आ जाएगा 0.6 एम्पेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 0.6 एम्पेयर होगा। यहां तक, तो यहां से आपने क्या समझा, यहां से आपने ये समझा कि जो पैरेलल सर्किट होता है, समांतर श्रेणी का जो सर्किट, कोई भी सर्किट होगा, उसमें वोल्टेज जो होगा हर इक्विपमेंट्स के अराउंड, ठीक है, हर इक्विपमेंट जो भी कनेक्ट, जैसे आपका घर है, घर में कोई भी सामान लोगे, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, करंट चेंज होगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग सीरीज का बात करते हैं, श्रेणी क्रम का बात करते हैं, तो जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे उसमें क्या होगा, आपका करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग होगा। अब बोलेगा सर मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए एक सर्किट बना के कि सीरीज में किस तरीके से होगा। तो देखिए मान लीजिए 3 आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस में इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है, और इसको मैं एक वोल्टेज से कनेक्ट कर देता हूं जो कि क्या है आपका 6 वोल्ट। अब यहां देखिए जो भी है, मान लीजिए यहां मैं R1 लिख देता हूं, यहां R2 लिख देता हूं, यहां मैं R3 लिख देता हूं, और यहां मैं करंट लिख देता हूं I, और इस 6 वोल्ट को मैं लिख लेता हूं सिर्फ V। तो अगर आप पूछोगे कि सर इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, तो मान लीजिए कि मैं इसको मैं 2 मान लेता हूं, ठीक है, इसको भी मैं 2 मान लेता हूं, इसको भी मैं 2 मान लेता हूं, ठीक है। टोटल कितना हो गया, V इक्वल टू होता है आपका IR। तो वोल्टेज मेरा कितना है, 6 वोल्ट है। मेरा रेजिस्टेंस टोटल कितना है, ये सीरीज में है, तो सीरीज में होगा तो क्या होगा, सब ऐड हो जाएगा, 2 2 2, तो कितना हो जाएगा आपका 6, तो 6 इंटू I, तो I मेरा कितना निकल जाएगा, I इक्वल टू मेरा निकल जाएगा 1 एम्पेयर। तो
तो यहां जो है आपका पूरे में क्या हो रहा है, 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है, पर जो वोल्टेज है हर किसी में अलग हो सकता है इसमें, बट यहां सेम है। मान लीजिए कि हम यहां 3 लिख देते, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, करंट अलग, इसमें सेम जाएगा, बट इसमें और इसमें जो है, ठीक है। अब वोल्टेज कैसे आप चेक करोगे, तो वोल्टेज सिंपल है, किसी चीज में भी अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो V इक्वल टू होता है IR। मान लो कि इसका सब में मुझे पता चल गया, ठीक है, कि जो करंट जो कितना है मेरा 1 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है, तो मान लो मैं यहाँ इसको 3 लिखूंगा, ठीक है, इसको 2 लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा, तो सीरीज में क्या होगा आपको याद रखना है कि जो आपका, ठीक है, जो आपका करंट सेम होता है और आपका वोल्टेज अलग होता है, बस इतना आपको याद रख लेना है। ये मैंने इक्वल लेके आपको यहाँ दिखा दिया है, तो इक्वल अगर हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं तो वोल्टेज भी यहाँ इक्वल आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप है लेकिन ये, ठीक है, ये थोड़ा डीपली हो गया। अभी बस आप इतना याद रखो कि जब हम लोग करंट का हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, श्रेणी में वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, और समांतर में क्या होता है, वो अलग होता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ये 0.6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब यही सर्किट में पता है वो क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि ठीक है, ये है I, ये है आपका I1, ये है आपका I2 और ये है आपका I3, 3 करंट है, I1 I2 I3, ठीक है, ये पूछा। वो ये भी पूछ सकता है इस सर्किट में कि I का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, I का वैल्यू क्या होगा। इस बार उसने ये पूछ लिया, हो सकता है आपको अगली बार पूछ दे, ठीक है, इसमें तो ये करंट पूछ लिया, वो सिंपल पूछ सकता है कि इस जो ये सर्किट जो दिया हुआ है इसमें टोटल करंट कितना पास हो रहा है, हमने जो निकाला ये तो इसमें हो रहा था, तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है पैरेलल में, तो जैसे सबसे पहले इन दोनों को लोगे, इन दोनों को लोगे तो क्या हो जाएगा, मैं मान के चलता हूं कि मान लो अभी के लिए इसको ये जो 20 है ना, ये मैं 10 ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। सबसे पहले 10 और 10 को लोगे तो ये आपका पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो 10 इंटू 10, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 2 से कटेगा और ये 5 एम्पियर आ जाएगा, सॉरी 5 ओम आ जाएगा। तो इन दोनों को मिला के आपका ये 5 ओम आ गया, फिर से ये 5 ओम है और ये 5 ओम है, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, फिर से आपका 2.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। और टोटल फिर करंट कितना पास होगा, तो ये 6 वोल्ट है, ये 2.5 वोल्ट है, तो V इक्वल टू होता है आपका IR, वोल्टेज है मेरा 6, R है मेरा 2.5 और I आपका आ जाएगा। तो ये टोटल करंट जो आपका सर्किट में जो आपका फ्लो होगा वो 6/2.5 होगा, ठीक है। तो ये पूरा चीज आपको समझ के रखना है, पैरेलल सर्किट क्या है, आपका सीरीज क्या है, ठीक है, किस तरीके से सब चीज निकलता है, ये सब चीज मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चंस आपके साइंस में एटलीस्ट बाहर नहीं गए, अगर हम सॉल्व किए हैं तो आप भी सॉल्व किए होंगे। अब सेम प्री में क्वेश्चंस था, वर्क पे सर पे रखने वाला आया था, पहला दिन वाला जो था 18 का 1 का, अब सेम क्वेश्चन आपका वर्क पे पूछ लिया है। उस दिन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, देखिए क्या है, एक कूली, ठीक है, 15 किलोग्राम के सामान को जमीन से उठाकर अपने सिर पर 2 मीटर ऊंचाई तक 5 सेकंड में रखता है। दूसरा कूली उसी डिब्बे को समान ऊंचाई तक 10 सेकंड में उठाकर रखता है। उपरोक्त स्थिति के लिए प्रथम कूली ने ज्यादा कार्य किया है, ये पूछा है किस कूली ने ज्यादा काम किया है। देखो सिंपल है, कोई एक कूली है जो 15 किलोग्राम नीचे से उठा के सर पे रखता है, ठीक है, कितना 2 मीटर ऊपर रखता है ऐसे, ठीक है, 5 सेकंड में। और दूसरा कूली क्या करता है, सेम चीज को उठा के रखता है अपने सर पे 10 सेकंड में। तो पूछा है कि किसने ज्यादा काम किया है। अब देखो इसका सिंपल सा फंडा है, वर्क के बारे में मैंने आपको समझाया था, कार्य के बारे में। वर्क जो होता है आपका, वर्क मतलब कार्य जो होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा होता है, ठीक है। फोर्स है बल, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स विस्थापन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है आपका थीटा। मान लीजिए फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, किसी बॉक्स को धक्का इधर लगा रहे हैं और वो जा भी उधर ही रहा है, तो थीटा क्या होगा उन दोनों में, 0 हो जाएगा। मान लीजिए हम बस को धक्का लगा रहे हैं, बस को पीछे खींच रहे हैं, फोर्स पीछे खींच रहे हैं पर बस आगे जा रहा है, तो दोनों में थीटा क्या हो जाएगा,
सिंपल सी बात है, थीटा 180 हो जाएगा। मान लीजिए ये बस इधर जा रहा है, ये एक बस है और हम भी इसको धक्का लगा रहे हैं इधर ही, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 0। ध्यान से अगली बार यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए बस उधर जा रहा है और हम इधर कर रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 180, ठीक है। और मान लीजिए कि बस इधर जा रहा है, ठीक है, और हम जो है बस का नीचे से फोर्स लगा रहे हैं, मतलब फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, तो थीटा यहाँ टू कितना हो गया आपका 90। तो अगर आपको पूछता है कि फोर्स क्या क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो cos 0 क्या होता है, cos 0 इक्वल टू 1 होता है। मतलब अगर इन दोनों के बीच में cos थीटा मतलब थीटा अगर इक्वल टू 0 है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब ये FD हो जाएगा। तो यहां क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया और इस केस में मैक्सिमम। तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, दैट मीन्स वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स आपका बल और विस्थापन एक डायरेक्शन में, फोर्स भी इधर लगा रहे हैं, ठीक है, और विस्थापन भी इधर हो रहा है। तो सिंपल है, अच्छा बात है, लगा भी उधर रहता है, जा भी उधर रहा है, तो थीटा इक्वल टू 0, कॉस इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा 0 होने से क्या होता है, थीटा अगर 0 होगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये पॉजिटिव आएगा। सिंपल, अगर हम लोग फोर्स क्या करते हैं, फिर से फोर्स मान लो कि हम लोग लगा इधर रहे हैं और जा इधर रहा है गाड़ी, तो क्या होगा थीटा इक्वल टू 180 हो गया। 180 मतलब क्या होता है आपका, जो अगर कॉस थीटा के जगह अगर 180 रखोगे तो ये माइनस FD आएगा, ठीक है, मतलब क्या आएगा माइनस FD, मतलब फोर्स कितना आ गया, क्या आ गया FD आ गया। और मान लो कि गाड़ी इधर जा रहा है, आप नीचे से परपेंडिकुलर लगा रहे हो ऊपर, जैसे कि कुली वाला आया था, कुली सर पे रखा था, जा ऐसे रहा है, ठीक है, जा ऐसे रहा है कुली इधर, पर फोर्स कैसे लगा रहा है ऊपर, क्योंकि सर पे रखा हुआ है। तो इस केस में कुली ने काम किया 0, क्यों, क्योंकि थीटा जो है ऊपर लग रहा है और कॉस थीटा इक्वल टू अगर 90 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो याद रखिएगा फोर्स जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो जो आपने बल लगाया है और जो विस्थापन जो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगली बार ये आएगा क्वेश्चन, यहां से आने वाला है, आप प्रिपेयर रहिएगा। तो ये कुली वाला आया था कि कुली सर पे रखा हुआ और चल रहा है, तो कुली फोर्स ऊपर लगा रहा है और चल इधर रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोण बनेगा 90 डिग्री का, तो कॉस क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 इक्वल टू FD टोटल इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब सिंपल सा जब हमने इतना यहां समझ लिया तो हमने ये समझा कि जो कार्य जो होता है बेसिकली बल और विस्थापन पे डिपेंड करता है, ना कि आपके टाइम पे। तो पूरा लिखा हुआ है, देखिए फोर्स, ठीक है, फोर्स, तो ये 14 kg दिया हुआ है, 2 मीटर ऊपर उठाता है, ठीक है, और आपका टाइम 5 सेकेंड लेता है। तो सेकेंड का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्या है, सेकेंड का यहाँ कोई रोल नहीं है। अब इसको थोड़ा और अगर हम लोग देखें, देखिए इसको थोड़ा हम इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए वर्क इक्वल टू होता है आपका FD कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा को भी हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, FD का बात किया है, ठीक है, वो नीचे से उठा रहा है, ठीक है। तो FD मतलब क्या, फोर्स मतलब क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और D मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट। यहां कहीं भी टाइम का रोल नहीं है। मास का है जो दोनों के लिए सेम है, एक्सेलरेशन का है जो दोनों के लिए सेम है, तोड़ के पढ़ना है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी दोनों के लिए सेम है। दैट मीन्स जो विस्थापन जो किया है वो भी सेम है। टाइम का कोई रोल नहीं है आपके वर्क में। दैट मीन्स दोनों के लिए क्या होगा, आपका जो दोनों जो काम करेगा वो सेम करेगा, ठीक है। तो C इसका आंसर हो जाएगा। वर्क का यूनिट जो होता है याद रखिएगा जूल। वर्क का यूनिट आपका न्यूटन मीटर भी हो सकता है, या न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल भी लिखते हैं। इसीलिए आपने एक बार क्वेश्चन आपने देखा होगा, बिहार पुलिस ने पूछा था कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल होता है। ये क्वेश्चंस भी आपका डायरेक्ट अच्छे से हमने समझाया था। अब ये सब जल्दी जल्दी कर लेंगे। हमने क्या कहा था, अगर आप मुझसे सही में पढ़ते हो, हमने आपको क्या कहा था कि 20 तक, कितनी बार मैंने, आई थिंक जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले भी मैंने आपको बोला था कि कम से कम 20 तक आप क्या याद रखना, आप परमाणु संख्या जैसे हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कम से कम 20 तक परमाणु संख्या याद रखिएगा। वही है जैसे कि पूछा है कि ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, तो 6 + 2 मतलब
मैच करना था, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 6 + 2 मतलब 8, मैच करना है यहाँ और कुछ नहीं। यहां दिया हुआ है आपका एलिमेंट तत्व दिया हुआ है और इधर उसका परमाणु संख्या दिया हुआ है, ये सोचना है, ठीक है। वहां दिमाग आपको आएगा देख के। तो जैसे कि देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 1 का क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, 1 का 8 ना होगा तो ये आपका 1 का B हो जाएगा। तो जब हम एग्जाम में किए, चाहे आप जब अपना दिमाग लगाओगे, ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे सब सॉल्व करने के चक्कर में कभी मत रहना। जिस दिन आप सब चीज सॉल्व करने के चक्कर में रहोगे बहुत टाइम में, 1 का B है तो 1 का B मैं दूंगा कहाँ, इधर मेरा B होगा चाहे मेरा C होगा, बस इतना हमने देखा। उसके बाद देखा नियोन, नियोन क्या होता है 10 होता है, हाइड्रोजन हेलियम, अरे याद होगा कि भूल गए, नियोन होता है 10, तो हमने देखा 10, 8 9 10, ठीक है, ये 10 है तो मतलब 2 का C होगा, 2 का C होगा, ये वाला आंसर होगा मेरा, 2 का C बस इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का B 2 का C। तो देखिए अब इसको सॉल्व करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 + 7 8, तो 1 का B। नियोन, नियोन याद कीजिए ये आपका कितने नंबर के ग्रुप में आता है, तो 18वां नंबर का ग्रुप में आता है या 9वां नंबर का आता है, बताओ मुझे। ये है आपका हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये क्या था आपका, याद करो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर बोलो जल्दी से, 2। नियोन का कितना है 10, आर्गन का कितना है 18, क्रिप्टन का कितना है 36, जेनॉन का आपका 54। इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया था, तो ये सब याद रखना है, ठीक है। थोड़ा लिखने में ये हो गया, अच्छे से लिखेंगे अब, ठीक है। अब देखो तो नियोन का कितना है 10 है, तो नियोन का हमने 10 मार दिया। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कितना होता है मैंने आपको बताया था 12, हाइड्रोजन हेलियम 12 या 13 होता है, देखो हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम 13 होता है, ठीक है। याद रहेगा तभी ना सॉल्व कर पाओगे। तो 8 2 10 और 3 13, तो ये हो गया इसका। फॉस्फोरस का कितना होता है 15 होता है, 15, तो डायरेक्टली इसको आप करोगे, ये करोगे यहाँ, ठीक है। तो एक और चेक कर लेते हैं, 3 का आपका क्या होना चाहिए डी होना चाहिए, तो 3 का डी है। ऐसे आपको एग्जाम में चेक नहीं करना है, एग्जाम में जैसे हमने पहले बताया वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ है, देखो यहाँ है आपका एल्युमिनियम, याद रखिएगा 3 ऐसे ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक होते हैं। पहला है आपका Al2O3, ये क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आ चुका है पहले बिहार पुलिस में, फिर आएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो कि एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं, अम्लीय भी और क्षारीय भी। जनरली जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो आपका एसिडिक नेचर के होते हैं, बट एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो आपका एसिड और बेस नेचर दोनों शो करेंगे। जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया और आपका लीड ऑक्साइड हो गया। ये तीनों अच्छे से याद रखिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। फॉस्फोरस से याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किसको पानी में रखा जाता है, हवा लगेगा तो ज्वलनशील होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, तो याद रखिएगा फॉस्फोरस जो होता है उसको हमेशा पानी में रखा जाता है। इस क्वेश्चंस को ऐसे आपको सॉल्व करना था, ये इजी था। अभी तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बना होगा, ठीक है। अभी ये देखो, अब ये चीज भी होगा, बहुत लोग बोलेंगे सर वहां प्रेशर होता है, अरे वही तो आपको हैंडल करना है। आपको लाखों लोगों को कैसे बीट करोगे अगर आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, वो माइंडसेट अगर आप नहीं रख पाए, तो जो आप मेरिट तक कैसे पहुंचोगे। सिंपल सी बात है, मेरिट परसेंट में बनता है, पॉइंट्स में कुछ लोगों का बनता है, तो उसमें आपको आना है। और जो तरीका मैं समझा रहा हूं बस यही आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो ये सिंपल है, वर्क है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पावर। वर्क मतलब क्या होता है कार्य, पोटेंशियल आपका स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी आपका गतिज ऊर्जा और पावर मतलब आपका शक्ति। सिंपल, इसमें तो कुछ है नहीं, आपको जो आता है सबसे पहले उससे लगाइए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh होता है, तो आपने d लगाया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv² होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है w/t होता है, ठीक है। और वर्क इक्वल टू क्या होता है मैंने अभी बताया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बाकी एग्जाम में इतना मत लगाना, जैसे मैंने ऑप्शन सॉल्व करके बताया वैसे,
ठीक है। और ये जो साइड में जो दिया हुआ था उसका यूनिट दिया हुआ था, जैसे वर्क का यूनिट जूल होता है, ठीक है, और एनर्जी का हमेशा याद रखना एनर्जी, ठीक है, और वर्क दोनों का यूनिट समान होता है। दैट मीन्स आपका कार्य का, ठीक है, दैट मीन्स आपका कार्य का और आपका ऊर्जा का हमेशा यूनिट समान होगा। इसीलिए मैंने अभी बोला था वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य इक्वल टू होता है आपका बल और विस्थापन, जिसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग लिखते हैं जूल। तो याद रखना कार्य का और आपका जो ऊर्जा है, ठीक है, उसका यूनिट समान रहता है। तो ये चीज आपने कर लिया होगा, इसमें कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये भी था, ये क्या है, हाँ घर वाला है, मैंने अभी आपको समझाया था, अभी मैंने आपको समझाया है वही क्वेश्चन है। देखो बोला है, क्या बोला है कथन में, क्या बोला है, यहां दो कथन दिए हुए हैं और उसके रीजन दीजिए। एक क्या दे कि घरेलू विद्युत परिपथों में उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बजाय समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या लिखा इंग्लिश वाला देखते हैं, ए पैरेलल कनेक्शन इंश्योर दैट इन डोमेस्टिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल रेदर इन सर्किट। सिंपल, यहां इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट ये बोला है कि घर का जो भी वायरिंग होता है वो पैरेलल में समांतर श्रेणी में किया जाता है, ना कि आपका श्रेणी क्रम में। तो मैंने अभी बताया, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा बोला है ए पैरेलल कनेक्शन इंश्योर दैट ईच अप्लायंसेस द सेम वोल्टेज एज द मेन सप्लाई अलाउ इंडिपेंडेंट ऑपरेशन ऑफ ईच डिवाइस। दूसरा पॉइंट ये बोला है कि जितने भी घर में हमारे अप्लायंसेस है, टीवी हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी हो, सब में क्या होता है, जो पैरेलल सर्किट जो होता है उसमें क्या होता है, इन जो भी चीजें हमारे घर में उसमें सब में सेम वोल्टेज जाता है। और पैरेलल सर्किट में ये भी होता है कि हर एक जो आपका जो भी इक्विपमेंट्स लगा हुआ है वो इंडिविजुअली काम करेगा, अलग अलग काम करेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए एक चीज समझना जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। मान लो कि कोई एक पैरेलल सर्किट है, यहां हमने वोल्टेज दिया, ये घर में आपका वोल्टेज है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। देखो याद तो खैर सबको होगा पर समझे बहुत कम लोग होंगे। ये मान लो आपका टीवी है और ये आपका क्या है, आपका मान लीजिए कि ये आपका कोई एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब है मान लीजिए, यहां हमने 220 का वोल्टेज दिया है, ठीक है। अब मान लो कि अगर आपका ये बल्ब खराब हो गया, बल्ब खराब हो गया मतलब बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब सर्किट ब्रेक हो गया। तो क्या ये बल्ब अगर खराब हो जाता है, ठीक है, तो क्या आपका टीवी नहीं चलेगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल चलेगा, इसका करंट इधर है, ये इसमें ना जाए, उससे क्या मतलब है, हमारा ये चलेगा। तो वही लिखा हुआ है कि पैरेलल सर्किट जो होता है उसमें हर में वोल्टेज इक्वल जाता है और हर एक जो आपका अप्लायंसेस है, जो भी आपका इक्विपमेंट्स है, वो इंडिविजुअली अलग अलग रूप में काम करता है। यही मान लो, ठीक है, कि सर्किट सीरीज में होता, श्रेणी क्रम में होता। मान लो ये बल्ब है, ठीक है, उसके बाद यहां आपका टीवी लगा हुआ है और यहां आपका वोल्टेज हमने दे दिया है। मान लो कि ये बल्ब वाला जो है ये खराब हो गया, तो मान लो आपने यहां से स्विच दिया, आप यहां गया, बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा मतलब तब आगे पास करेगा, मतलब यहां अगर ये खराब हो गई, ये सर्किट अगर टूट गया यहां बीच में, तो आगे करंट नहीं जाएगा और आपका क्या होगा, आगे टीवी नहीं चलेगा। इसीलिए घर का जो वायरिंग होता है वो हमेशा पैरेलल में किया जाता है, ताकि एक चीज खराब भी हो जाए तो दूसरा जो चीज है वो चलता रहे। बट यही क्वेश्चन आपको चेंज कर देगा और पूछेगा कि जो आपका कि जो घर का जो आपका फ्यूज होता है या एमसीबी होता है वो कैसे लगाया जाता है। तो हमेशा याद रखना, बाहर का जो फ्यूज होता है या आपका एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो हमेशा पैरेलल में नहीं लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और घर का वायरिंग ये आपका पैरेलल में, सीरीज में क्या होगा, आपका फ्यूज और एमसीबी। ध्यान रखना इस चीज को, इस पूरा कंसेप्ट को मैंने समझाया आपको कि ठीक है, क्या है आपका कि घरेलू विद्युत परिपथों में उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बजाय समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही है। समांतर संयोजन यह सुनिश्चित करता है कि
प्रत्येक उपकरण को मुख्य आपूर्ति के समान वोल्टेज मिले, सब में सेम वोल्टेज हो और प्राप्त हो और प्रत्येक उपकरण स्वतंत्र रूप से कार्य करे। बहुत अच्छा बेसिक कंसेप्ट पे था। तो ये दोनों ही सही है और एक जो है मतलब स्टेटमेंट जो है और एसर्शन जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मीन्स बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसको मैंने इवन शॉर्ट में भी मैंने आपको करवाया था, अगर आप नहीं देखते हो तो देखा करो। तीसरा है, ये भी चीज आपको करवाया गया, इवन मैंने आपको एग्जाम्पल लेके करवाया था, अगर आप शुरू से मुझसे जुड़े हुए हो तो, अगर आपने सही से पढ़ा है और आपने मेरी बातों को ध्यान दिया है। देखिए पहला बोला है, क्या बोला है, देखिए यह दो कथन, चलिए ऊपर ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला बोला है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज मेड फॉर यूनिफॉर्म वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अराउंड अस। जब मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, मैंने एक चीज आपको समझाया था, अगर आपको याद हो, कि दुनिया में इतने तरीके का पेड़ है, क्या हर एक, अगर हमें किसी पेड़ के बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो क्या हम हर एक पेड़ पे जा के उसके बारे में स्टडी करेंगे? तो हमने आपको क्या बताया, नहीं। पेड़ का हमने स्टडी किया, प्लांट का हमने, पादप का स्टडी किया, तो हमने एक ग्रुप ही बना दिया, एक हमने फाइलम ही बना दिया, प्लांट किंगडम, जिसमें कि क्या होगा, जितने भी प्लांट हैं वो आ जाएंगे। और किसी एक प्लांट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें सब प्लांट के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें एक स्तनधारी, दैट मीन्स मेमल के बारे में पता करना है, तो ये थोड़ी है, आदमी भी एक मेमल है, ठीक है, चीता भी एक मेमल है, व्हेल भी एक मेमल है। तो क्या हम व्हेल को पढ़ना है तो अलग से पढ़ेंगे, आदमी को पढ़ना है तो अलग से पढ़ेंगे? नहीं। किसी एक के बारे में अगर हम मेमल के बारे में पढ़ लेते हैं, स्तनधारी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, तो क्या होता है, पूरे के बारे में पता चल जाता है। तो यही लिखा गया और यही चीज मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेड फॉर द यूनिफॉर्म वे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी। मतलब इतना जो डाइवर्सिटी है, इतना जो विविधता है हमारे चारों तरफ, उसको आसानी से पढ़ने में, यूनिफॉर्म तरीके से पढ़ने में ये हमें हेल्प करता है। क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। वही आपका नीचे भी लिखा हुआ है कि द्विपद नामकरण पद्धति हमारे चारों ओर उपस्थित जीवों की, ठीक है, अति विविधता, वास्ट डाइवर्सिटी को एक समान तरीकों से पहचानने के लिए बनाई गई है। कितना सुंदर मैंने लाइन बोला था क्लास में, देखो सेम लाइन उठ के, तो चीजों को समझना है। दूसरा बोला है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, एक है जेनरिक और एक है स्पीसीज। मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया था, अगर आपको याद हो, कि अगर हम होमो सेपियन लिखते हैं, याद करो, अगर हम लोग होमो सेपियन लिखते हैं तो जो होमो जो है ये जेनिस नेम है, यहां जेनरिक लिखा हुआ है, हमने बोला था ये जेनिस नेम है, ठीक है। क्या है आपका? जेनिस हो गया, GENUS, जेनिस नेम हो गया। और स्पेसिस जो है आपका, जो होमो जो है ये जेनिस हो गया, और सेपियन जो हो गया आपका क्या हो गया, ये स्पेसिस नेम हो गया, स्पेसिस नेम हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। होमो को हम लोग जेनिस बोलते हैं, जैसे हम लोग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियन, ठीक है। तो जेनिस हो गया आपका होमो, और सेपियन जो हो गया आपका स्पेसिस नेम हो गया। अच्छे से याद करो, मैंने बताया था। तो ये भी सही है, बट यहां प्रॉब्लम ये है कि ये ए और आर दोनों सही है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, तो बी हो जाएगा, क्योंकि ए में कुछ और बात कर रहा है, ठीक है। वो डाइवर्सिटी का बात कर रहा है कि बाइनोमियल जो होता है डाइवर्सिटी को पढ़ने में हमें हेल्प करता है, और बी में बोल रहा है कि जेनरिक नेम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है मेड अप ऑफ 2 वर्ड से बना होता है, एक होता है जेनरिक नेम और एक होता है स्पेसिस नेम, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि दोनों सही है, बट आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये चीज यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो अच्छे से ये चीज आपको समझाया गया था। इवन मैंने आपको बताया था कि जो 2 किंगडम क्लास, जो वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। उनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 2 जगत वर्गीकरण दिया था, ठीक है। उसके बाद है आपका ये प्रोटीन, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया हुआ, इवन लाइन में लिखा हुआ, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है।
आपका सेल वाले चैप्टर में। देखो थोड़ा तो माइंड आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, कि जो सर ने पढ़ाया उसको 2-3 बार मैं पढूं और थोड़ा सोचूं भी कि सर ने जो पढ़ाया, सर ने जो लिखा है उसमें क्या क्या चीज निकल के आ रहा। अब देखो ये प्री में भी था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम के कार्य है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, एंजाइम का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है, स्टार्च का निर्माण करता है। हमने एक आपको कोशिकांग पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है इस 2 भाग होता है, इसका जो होता है 2 भाग होता है, ठीक है, क्या होता है 2 भाग होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है 2 भाग होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक जो होता है इसका खुरदुरा वाला भाग होता है, क्या होता है रफ वाला भाग होता है, ठीक है, और एक जो होता है आपका इसका स्मूथ वाला भाग होता है। मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 भाग होता है, एक होता है रफ और एक होता है आपका स्मूथ। जो स्मूथ वाला जो भाग होता है ये आपका बनाता है आपका फैट, जाके देखना लिखा हुआ है, ये बनाता है फैट और ये बनाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। और जो रफ वाला पार्ट है इस पे होता है आपका राइबोसोम, और जो राइबोसोम जो बनाता है आपका ये क्या बनाता है, ये आपका बनाता है प्रोटीन, ठीक है। और हमने एक क्वेश्चन और करवाया था जो 1 लाइनर में पूछा जाता है कि अगर आपको पूछे कि जितना भी इंजाइम्स है, जो जितना भी इंजाइम्स है बेसिकली क्या है, वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। याद आया? तो याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 भाग, एक खुरदुरा एक मुलायम, मुलायम से स्टार्च और फैट बनता है। क्या बनता है? स्टार्च और फैट बनता है, ठीक है। और जो आपका खुरदुरा वाला भाग है उस पर राइबोसोम होता है और राइबोसोम से आपका प्रोटीन बनता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या होगा, प्रोटीन बनाता है और इंजाइम का रिलीज करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 और 2 होगा, डेट मीन्स इसका डी होगा। इसको आप छांट भी सकते थे, ये दोनों तो होगा ही नहीं। फैट कब बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कैसे छांटोगे, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा। और मैंने बताया था एक राइबोसोम में एक ऐसा कोशिकांग है जिसका कोई झिल्ली नहीं होता है, मतलब किसी भी प्रकार का, जैसे बोलते हैं ना डबल लेयर है, सिंगल लेयर है बाहर से, तो इसमें कोई लेयर नहीं होता है। और इसका डिस्कवर ई पैलेडे ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जल्दी से कर लेते हैं। इन्हें प्लांट द टेंड्रिल्स मैंने बताया था, इवन मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप जाके देखना, कि जो कदुआ जो होता है, कदुआ उदुआ जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, टच करता है कोई भी, मान लकड़ी लगा देता है तो चारों तरफ उसका क्या हो जाता है, वो उसको घेर लेता है, ठीक है, क्या होता है, घेर लेता है। तो इसका जो था कि पौधों में परागण के लिए संवेदनशील है, तो क्या है, तो ये जो है आपका रासायनिक नहीं है, विद्युत नहीं है, तो इस पर दैट मीन्स टच स्टिमुलस, इसको बोला जाता था थीगोट्रोपिज्म, थीगोमोट्रोपिज्म, हाँ थीगोमोट्रोपिज्म, इस चीज को बोला जाता है थीगोमोट्रोपिज्म। एक छुई मुई आपने प्लांट देखा होगा, छुई मुई प्लांट, उसको जैसे ही छूते हो तो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, तो वो भी एग्जाम्पल है आपका थीगोमोट्रोपिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, ये भी सही किया होगा आपने, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसमें था कि डिस्प्लेसमेंट कौन है, डबल डिस्प्लेसमेंट कौन है, डिकम्पोजिशन कौन सा है, कॉम्बिनेशन कौन सा है। बहुत अच्छे से ये सब चीज आपको करवाया गया। मैंने बोला था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, हमने आपको अच्छे से करवाया भी है, ठीक है। पहला है, इसे तो खैर नाम से भी पता चलता है आपको, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट है। पहला है C+O2, ठीक है, तो क्या हो गया CO2, मतलब 2 चीज कंबाइन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो A का क्या हो जाएगा आपका 4, तो A का 4 A में है और B में है, ठीक है। दूसरा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने हीट किया तो ये क्या हो गया, टूट गया, 2 भागों में बट गया, हीट किया तो डिकम्पोजिशन हो गया, इसका क्या हो गया, विखंडन हो गया। तो क्या हो गया, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया या विखंडन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, चलो इसको आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बी का क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, बी का 4 हो गया, बी का 4 तो है ही नहीं, हाँ बी का तो 3 होगा ना, ये डिकम्पोजिशन, बी का 3 ना होगा आपका डिकम्पो, तो बी का 3 किस में है, दोनों में, ठीक है। उसके बाद है ये देखो, यहाँ P है, यहाँ CuL2 है। हमने आपको क्या समझाया था कि रिएक्टिविटी सीरीज याद रखो, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो रिप्लेस कर देगा।
तो P जो है Cu को रिप्लेस कर देगा और PbCl2 आ गया, ठीक है यहां। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका क्या हो गया C का 1 हो गया, C का 1 हो गया। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये तो खैर इजी था, मुझे नहीं लगता। फिर देखो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ भी 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है। ये इसके साथ बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा और नया चीज यहाँ ये जो है बन जाएगा, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट और NaCl बन जाएगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये तो खैर आपको अच्छे से करवाया, कोई नहीं इसमें, ये सब भी आपको करवाया गया है, ठीक है। देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो ये तो सबको पता होगा फ्लोरीन। ये तो सबने कर लिया होगा। तो P का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मान लो, ठीक है। अब देखो हमने आपको बताया था जो ग्रुप नंबर जितना में होगा उसका बाहरीय कक्ष में, बाहरीय में जो कक्ष होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें उतना ही होगा। जैसे ग्रुप 14 का एलिमेंट, ग्रुप 14 है तो 10+4 मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका बाहरीय कक्ष में कितना हो 4 हो। बाहरीय कक्ष में 4 किसका होता है, तो आप बोलोगे सर बाहरीय कक्ष में जो 4 होगा कार्बन का होगा, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है ये 6 होता है। तो पहले में 2 आता है, दूसरे में 4 आता है। ये सब कर चुके हम लोग, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये इसका हो जाएगा आपका कार्बन, ठीक है। ग्रुप 13 यहाँ लिख भी दिया है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कौन है, बोरॉन जो है आपका सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और अगर इतना समझ में नहीं भी आ रहा था तो फिर से थोड़ा दिमाग लगाते कि ग्रुप नंबर 13 बोला है। ग्रुप नंबर 13 मतलब 10+3 मतलब बाहरी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका बाहरी कक्ष में 3 होना चाहिए। तो देखो जैसे कि क्या है बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर तो याद होगा 5 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो पहले में कितना आता है 2, बाहर दूसरे में कितना आता है 3, तो 3 से 3 मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया। ये सब चीज बहुत अच्छे से आपको करवाएगा। तो ग्रुप 13 एलिमेंट विच इज ए सेमीकंडक्टर तो बोरॉन, ठीक है। और ग्रुप 15 एलिमेंट विच ए ट्रिपल बॉन्ड तो ये होता है नाइट्रोजन। अब इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि इसका बाहर में कितना होता है 5 होता है, 5 होता है, ठीक है। तो बाहर जो नाइट्रोजन जो है, देखो नाइट्रोजन जो हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन तो पहले में आएगा 2 और दूसरे में आएगा 5। तो 5 बाहर में आ रहा है, 5 क्या है ये, समझ में आया बहुत अच्छे से। अरे मतलब तोड़ तोड़ के सब समझा दिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था, यस एक्सपेक्टेड और मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि चारकोल जो होता है, चारकोल बेसिकली जब ये पीते हैं ना तो कोई भी मान लो कि पेट में अगर कोई भी पॉइजन चला गया है तो ये चारकोल मुंह से दिया जाता है ताकि बॉडी उसको ऑब्जर्व ना करे और चारकोल उसको खत्म कर दे। तो इसका जो सही आंसर होगा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो बस ये एक क्वेश्चन था बाकी जो ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे ये कंप्यूटर के थे ही नहीं, ये कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस थे। कंप्यूटर साइंस जो स्टूडेंट पढ़ते हैं BCA UCA में, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कौन सा नहीं किया जाता है। तो SQL वाला तो सभी किया जाता है, ओरेकल भी किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं किया जाता, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और था कंप्यूटर का, तो वो हमने यहाँ नहीं डाला है। कंप्यूटर के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें हम बता देंगे। सो थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन साइंस में मुझे ऐसा मिला वो ये आपका चारकोल वाला, बाकी सब क्वेश्चंस आपको पढ़ाया गया है। अब ये आपके ऊपर है कि अगर आप मेरी बातों को मानते हो, ठीक है, तो आप आगे जाके एग्जाम निकालोगे। पहला जो भी सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, खुद भी थोड़ा दिमाग लगाना है कि ठीक है ये चीज पढ़ाएं तो ये क्या है। अब मान लो कि अगला हम लोग पॉलिटी डिस्कस करेंगे, तो पॉलिटी में जो आया था मनी बिल पे, अब मनी बिल के बारे में हमने पढ़ा दिया। अब वो जो 4 पॉइंट्स दिया हुआ है उसमें इतने पॉइंट्स हैं जो आपको पता है जिसको यूज करके आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो वो चीज आपको डेवलप करना है। और जो अब जो हम लोग टेस्ट मतलब स्पेशल बोर्ड में तो टेस्ट चलेगा ही, बट स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट भी हम लोग रखेंगे। जो भी आपका रूटीन होगा हर टॉपिक के 5, 6, 7 ज्यादा क्वेश्चंस नहीं 30 क्वेश्चंस का ही हम लोग बनाएंगे मिक्स्ड करके हर रूटीन का, जिसमें आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको फिर से, तो इस चीज का आपका आदत हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ यहाँ जो आपको बताया जाएगा वो आपका मेरिट कंफर्म करेगा। जय हिंद।